NCERT इंग्लिश क्लास 10 चैप्टर 1 हमारा है। चैप्टर 1 हमारा है अ लेटर टू गॉड। उसके बाद पोएम है डस्ट ऑफ स्नो और फिर ये पोएम है फायर एंड आइस। तो हमने पहला दो कर लिया, वो चैप्टर और डस्ट ऑफ स्नो पूरा किया। अब हम लोग फायर एंड आइस और देख लेते हैं। तो इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ये दुनिया ख़त्म होगी तो दुनिया फायर में ख़त्म होगी, फायर में आग से ख़त्म होगी, और कुछ लोग कहते हैं वो आइस मतलब बर्फ से ख़त्म होगी। फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मुझे भी लगता है ये दुनिया ख़त्म होगी, और यहाँ पर दो मेरे पास ऑप्शंस हैं, एक फायर से और एक आइस से। तो मैंने जितना डिज़ायर को जाना है, तो यहाँ पर फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? डिज़ायर को। तो इसका लिटरल मीनिंग नहीं है कि आग से ही मतलब हर जगह आग लग जाएगी। यहाँ पर है डिज़ायर, तो वो डिज़ायर को बोलते हैं जो इंसान की एक चाहत होती है, ठीक है। ग्रीडनेस बोल सकते हैं, लालच बोल सकते हैं कुछ चीज़ को पाने की। और वो जनरली यहाँ पर बुरी डिज़ायर की बात कर रहे हैं जो गलत है ना। मतलब जितनी संतुष्टि एक इंसान को होनी चाहिए उससे ज़्यादा जो पाने की चाह होती है, वो जो डिज़ायर, तो वो बोल रहे हैं कि मैंने जितना डिज़ायर को जाना है, तो मुझे लगता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि फायर से ये दुनिया ख़त्म होगी, तो मैं उनको फेवर करता हूँ। फेवर मतलब एक तो हेल्प होता है और एक फेवर मतलब होता है किसी का समर्थन करना, तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन और अब वो कहते हैं लेकिन अगर इसको 2 बार ख़त्म होना होता, मतलब जैसे दुनिया ख़त्म हो रही है तो कुछ लोग कहते हैं फायर में ख़त्म होगी, कुछ लोग कहते हैं आइस में ख़त्म होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि दुनिया को ख़त्म होना है तो मैं तो फायर के साथ हूँ। जो लोग कहते हैं फायर में ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ पर फायर को वो डिज़ायर कह रहे हैं। तो मैंने जितना डिज़ायर देखा है हर इंसान के बीच में, एक डिज़ायर होती है ज़रूरत से ज़्यादा लेने की, पाने की, तो वो बोले वो ज़्यादा बुरी है। तो मैं उनको फेवर कर रहा हूँ जो डिज़ायर को मतलब फायर को फेवर करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना होता, मतलब एक बार तो फायर से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मान लेते हैं एक बार उसको और ख़त्म होना होता। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो वो बोलते हैं कि इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट मतलब यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को या फिर इस दुनिया को, वर्ल्ड को। तो वो कहते हैं कि अगर इसको पेरिश मतलब ख़त्म होना होता, मिट जाना होता दूसरी बार, 2 बार, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो बोलते हैं कि अब मैं थोड़ी नफ़रत को भी जानता हूँ। तो यहाँ पर आइस को वो नफ़रत से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिज़ायर फायर और जो हेट है वो आइस। तो बोलते हैं आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं पर्याप्त मात्रा में काफ़ी हद तक जानता हूँ कि नफ़रत क्या होती है। टू सेव फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो वो कहते हैं कि बर्बादी के लिए या दुनिया को ख़त्म करने के लिए ये जो नफ़रत है, हेट है, ये भी काफ़ी है, ये दुनिया को पूरी तरह ख़त्म कर सकती है। एंड वुड सफाइज मतलब हाँ ये सफिशियंट है, ये जो हेट है वो भी सफिशियंट है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर ये पोएम थे जिसमें उन्होंने 2 फीलिंग्स को, जो ह्यूमन नेचुरल फीलिंग्स है, एक तो डिज़ायर, ठीक है, सब में एक डिज़ायर होती है, और साथ में हेट भी होता है, ठीक है, नफ़रत है ना, इस अलग अलग लेवल्स पे डिज़ायर और हेट। तो ये 2 इमोशंस को उन्होंने बोला है कि इससे दुनिया ख़त्म हो सकती है, मतलब ये बहुत ही बुरे इमोशंस है, इनको कंट्रोल करना चाहिए और जितना हो सके कम करना चाहिए। तो ये वो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं इसके द्वारा कि दुनिया ख़त्म कैसे होगी। तो यहाँ पर हम लोग ये वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। डिज़ायर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विश, तीव्र इच्छा। फेवर मतलब सहायता, समर्थन, या फेवर मतलब हेल्प भी होती है कि आप एक फेवर करेंगे, है ना, तो फेवर मतलब एक हेल्प भी होती है, हेल्प मांगना, आस्क फॉर हेल्प। पेरिश एक वर्ब है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय, टू डाई, ख़त्म हो जाना। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। इनफ मतलब पर्याप्त, जितना आवश्यक हो उतना। उसके बाद डिस्ट्रक्ट मतलब होता है विध्वंस करना या विनाश करना। डिस्ट्रक्शन यहाँ नाउन है, डिस्ट्रक्ट यहाँ वर्ब है। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश या नाश। सफाइस मतलब इनफ या पर्याप्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फायर एंड आइस, थिंकिंग अबाउट द पोएम। देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder or colder? तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, ये वर्ल्ड कैसे एंड होगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आपको लगता है क्या सचमुच ये धरती कभी ना कभी ख़त्म होगी। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट, सूरज बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और फट गया, और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, या वो ठंडा और ठंडा होते गया। येस आई थिंक द वर्ल्ड वुड एंड समडे, हाँ मुझे पूरा मतलब मैं सोचता हूँ कि ये जो
धरती है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, वर्ल्ड विल एंड। देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड वुड एंड, लाइक एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज। तो साइंस ने बहुत सारी ऐसी हाइपोथेसिस बताई हैं कि कैसे ये वर्ल्ड एंड हो सकता है, जैसे कोई एस्ट्रॉयड गिर सकता है या फिर क्लाइमेट चेंज हो सकता है। इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट burst, देन द हीट रिलीज वुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड द वर्ल्ड वुड एंड। अगर सन इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि वो फट गया तो फिर जो हीट होगी वो पूरे अर्थ को ख़त्म कर देगी। इफ़ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, देन विदाउट लाइट द लाइफ विल इवेंचुअली कम टू एंड। क्योंकि जैसे जैसे सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए, तो अगर सन कोल्डर और कोल्डर हो जाएगा, लाइट नहीं आएगी, तो फिर धीरे धीरे ये जो लाइफ है वो एंड हो जाएगी अर्थ पे। अगला क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज़। ये कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं। तो फायर और आइस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमें बताना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रीड को, एवरेज, क्रुएल्टी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी। वेयर आइस स्टैंड फॉर, आइस किसको स्टैंड करता है, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंसेंसिटिविटी, इन सबको रिप्रेजेंट करता है आइस। कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड हेट्रेड। अगला है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। तो द राइम स्कीम क्या होता है कि कौन सा वर्ड किससे मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग राइम स्कीम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो यहाँ फायर है तो इसको ए मान लेते हैं, फायर है ना। अब इससे जो राइम करेगा वो ए हो जाएगा। सम से इन आइस, तो आइस आपका बी हो गया। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो फायर और डिज़ायर ये राइम हो रहे हैं तो फिर से ए हो जाएगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो फायर डिज़ायर फायर, तो ये भी ए हो जाएगा। फिर देखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो ट्वाइस आइस से राइम कर रहा है तो ये भी बी हो जाएगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हीट, तो हीट ना फायर से राइम कर रहा है ना आइस से, तो ये सी हो जाएगा। फिर अगली लाइन में आइस है, तो आइस आइस और ट्वाइस से राइम कर रहे हैं तो ये बी हो जाएगा। हेट ग्रेट से राइम करे तो सी हो जाएगा, और सफाइस आइस से राइम करे तो बी हो जाएगा। तो ए बी, ए बी, सी बी, सी बी। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ हो गया ए बी, ए ये पहला हो गया पैराग्राफ, दूसरा का बी सी, बी सी, बी। The rhyme scheme helps to bring the contrasting ideas that fire and ice both are probable ends of this world. तो फायर आइस दोनों प्रोबेबल एंड है, दोनों से धरती खत्म हो सकती है। इन द फर्स्ट स्टैंजा फायर इज राइम विद डिज़ायर, पहले स्टैंजा में फायर और डिज़ायर को राइम किया गया है, जो ये बता रहा है कि जो फायर है वो डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, विच कैन कॉज द वर्ल्ड टू एंड। और सेकेंड स्टैंजा में पोएट मेंशन करते हैं कि आइस दैट रिप्रेजेंट हेट कैन टू एंड दिस वर्ल्ड, तो आइस सफाइस मतलब वो सफिशिएंट है एंड करने के लिए। तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर 1 पूरा कर लिया है, एक चैप्टर और 2 पोएम्स थी। इसी तरह हम लोग फर्स्ट फ्लाइट में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे।